गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट कर लिया था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसको मैं आपको एक पीपीटी के थ्रू समझा रही हूँ। इस चैप्टर को सोशल साइंस एक बच्चे ने किसी स्कूल के ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। एंड इसमें चीज़ों को बहुत पॉइंट्स में बताया हुआ है, तो आप लोग इसे एक बार देख लेना। मैं पीपीटी भी भेज दूँगी आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इसमें इंट्रोडक्शन देख लिया था कि फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, वेर सेवरल अदर एक्टिविटीज़ सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। इसको आप अपना ये मार्क भी करते चलिएगा। ये देखिए दिया हुआ है, फार्मिंग जो है यहाँ एक मेजर एक्टिविटी है, और इसके अलावा जो है दूसरी एक्टिविटीज़ जो हैं हमारी, उसमें हमारा मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ये सब आते हैं। ठीक है। और ये नेचुरल रिसोर्सेज जो मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रोडक्शन में यूज़ की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, इसको आप पढ़ लेना एक बार। यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कर दिया था। फिर विलेज के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर 450 फैमिलीज़ जो हैं वो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती हैं। 450 फैमिलीज़ जो हैं वो अलग अलग कास्ट से हैं। 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं। मेजॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी ऑफ लैंड जो है उसके मालिक हैं अपर कास्ट वाले। और हाउस सम ऑफ देम क्विट लार्ज, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बुक से समझाई थी। आप इसको एक बार पढ़ लेना इससे, यहाँ से तो आपका रिवाइज़ हो जाएगा। मैं मेन वहीं उस टॉपिक पे जाने वाली हूँ अभी जहाँ से मैंने आपको पढ़ाना है। ये भी मैंने आपको बताया था बच्चों, ये मैंने आपको बताया था। फर्स्ट रिक्वायरमेंट लैंड है, सेकंड लेबर है, थर्ड कैपिटल है। और इसमें मैंने आपको फिज़िकल कैपिटल में ये भी बताया था कि हमारी दो तरह की जो है फिज़िकल कैपिटल होती है, टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स, जो कि फिक्स कैपिटल हैं, और दूसरा रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, जो कि यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, जिसे वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी देख लेते हैं। फैक्टर्स प्रोडक्शन जो है, एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल इज़ नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको मार्क कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ से, और ये आप लिख भी लेना इसे। फिर है फार्मिंग इन पालमपुर, लैंड इज़ फिक्स्ड, मैंने ये बता दिया था, इसको पढ़ लेना आप लोग, बार बार नहीं बताऊंगी एक ही चीज़। फिर नीचे देखिए एक द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग वो है हेक्टेयर, जिसको लोकल लैंग्वेज में बीघा भी कहा जाता है, गुंता भी कहा जाता है। फिर उसके बाद इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। उसके बाद पालमपुर जो है वो उसके बारे में बताया हुआ है कि एक ही लैंड पर क्या एक साथ बहुत सारी चीज़ें ग्रो की जा सकती हैं। ये देखो फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स जो है विंटर सीजन में ग्रो की जा रही हैं, कॉलीफ्लावर, कैबेज, कैरेट, रेडिश, कैप्सिकम, ब्रिंजल, चिली, पीस, बीन्स, लेडी फिंगर्स, शुगर बीन्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग, इसमें एक सरप्लस भी रहता है, तो ये सारी चीज़ें एक बार आप पढ़ लेना। ये मैंने आपको समझाया था कि पालमपुर जो है यहाँ इसका जो वेस्टर्न पार्ट है उत्तर प्रदेश का यहाँ पर है, और यहाँ जो लैंड है वो मोस्टली कल्टीवेशन में यूज़ की जाती है। और रेनी सीज़न जो है उसमें ज्वार, बाजरा उगाया जाता है, और उसके अलावा यहाँ पर अक्टूबर एंड दिसंबर में पोटैटो ग्रो किया जाता है। विंटर सीज़न जो राबी की फसल है उसमें वीट ग्रो किया जाता है, और वीट जो है उससे लोगों का घर का भी जो उनकी बेसिक नीड्स है वो पूरी होती हैं, और जो बच जाता है उसको वो मार्केट में ले जाके बेच देते हैं। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। इसके अलावा लोग इस लैंड पर शुगर केन भी ग्रो करते हैं। शुगर केन जो है उससे जगेरी यानी गुड़ बनाया जाता है, और शाहपुर में उसे बेचा जाता है, ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ आप लोगों को, इसको आपको पढ़ना है ढंग से क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ द लेट 1960s इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज़ सीड्स। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें हाई यील्डिंग HY सीड्स यूज़ किए गए थे। ठीक है, और इसमें जो है सिंगल प्लांट ग्रेन यानी कि ग्रेन जो है उसको ग्रो किया गया था, और लार्जर क्वांटिटी में फूड ग्रेन्स को उगाना पॉसिबल हो पाया था। हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पंजाब, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फार्मर्स ने इसको ट्राई किया था। मॉडर्न फार्मिंग मेथड भी कहते हैं इसे। और द फार्मर इन दिस रीजन सेटअप ट्यूबवेल्स। अब देखो इन्होंने इरिगेशन के लिए कुछ एडवांस तरीके जो है वो अचीव किए, जैसे कि ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन, मेड यूज़ ऑफ HYV सीड्स,
केमिकल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग, ये सब जो थे इनको यूज़ किया इन्होंने, ठीक है। मशीनरी में ट्रैक्टर्स, थ्रेशर, ये सब यूज़ किए। दे वर रिवॉर्डेड विद हाई यील्ड ऑफ वीट, और इससे क्या हुआ, बड़े लेवल पर जो यील्ड है यानी जो वीट है वो ग्रो किया गया। देखो ग्रेन्स आपको दिख रहे होंगे ये सब। अब ये देखो, ये आप नोटबुक में बनाना है आपको, एक ही पिक्चर दी हुई है, ये देखो HYV सीड्स, मॉडर्न फार्मिंग के तरीके, ये आप बना लेना। इससे आपको याद रहेगा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसमें क्या क्या नए तरीके अपनाए गए थे। चलिए आगे देखते हैं। विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड सस्टेन करती है? अब इसमें देखिए, लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट यूज़ साइंटिफिक फॉर। अब जो लैंड है क्या उसे हम आगे भी सस्टेन कर सकते हैं, यानी कि उसको नुकसान भी ना पहुँचे इस तरीके से। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज्ड द नेचुरल रिसोर्स बेस। अब क्या होता है बच्चे, जब हम ज़्यादा केमिकल यूज़ करने लगते हैं लैंड में, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, तो उससे क्या होता है कि हमारी लैंड की जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी जो कह सकते हैं कि जो मतलब उसके अंदर जो फर्टिलाइजिंग पावर है वो लाइट होने लगती है, वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से जो लैंड है वो उतना अच्छे से अब उतनी अच्छी ग्रेन या उतनी अच्छी क्रॉप जो है वो ग्रो नहीं कर पाती है। इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज। अब इसको मार्क करिए कि ये एक तरह से नेगेटिव पॉइंट है ग्रीन रेवोल्यूशन का। इसका मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ, ये देखिए, इन मैनी ग्रीन एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। उसके बाद ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, यानी कि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने से लैंड की जो सॉइल फर्टिलिटी है वो कम होने लगती है। ऑल्सो कंटिन्यूज यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन इज रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। और ज़्यादा वाटर आप यूज़ करोगे अगर इरीगेशन के लिए, वेस्ट करोगे वाटर को, तो जो ट्यूबवेल वाटर का जो अंडरग्राउंड वाटर है वो उसका लेवल भी डाउन होने लगेगा और पानी की कमी होने लगेगी। वंस डिस्ट्रॉय इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर दैम। अगर एक बार ये रिसोर्स लैंड ख़राब हो गई या वाटर ख़त्म हो गया तो बच्चों आप लोगों के लिए इसको रिस्टोर करना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने 8th में भी पढ़ाया था, जो ये कहता है कि आपको डेवलपमेंट इस तरीके से करना है कि आपकी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को आप फुलफ़िल कर सको और अपने प्रेजेंट के डेवलपमेंट को भी ना रुकने दो। तो वही तरीका हमें यहाँ अपनाना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन के यानी कि न्यू मेथड्स को यूज़ करना चाहिए, लेकिन सिर्फ उतना यूज़ करना चाहिए कि हमारी सॉइल को या हमारी सॉइल रिसोर्स को नुकसान ना पहुँचे और हमारी आने वाली जनरेशन भी एग्रीकल्चर को उसी तरीके से इंजॉय कर पाए जिस तरीके से हमारे प्रेजेंट के फार्मर्स कर रहे हैं। Chemical fertilizers provide minerals which dissolve in water and are immediately available to plants, but these may not be retained in the soil for long. They may escape from the soil and pollute groundwater, river and lakes. Chemical fertilizers can also kill bacteria and other microorganisms in the soil. ये हम बताया हुआ है कि आप जब केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा सॉइल में क्रॉपिंग के लिए, तो वो क्या क्या नुकसान पहुँचाते हैं। जब आप उनको मिट्टी में मिलाते हो तो मिट्टी जब बहकर जाती है पानी के साथ तो वो रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स के पानी में जाती है और उसको पानी को पोल्यूट करती है। इसके अलावा जो सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल को हेल्प करते हैं फार्मिंग की प्रोसेस में, तो उनको भी ये ख़त्म कर देते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र्स। तो ये हार्मफुल होते हैं, इसीलिए हमें इनकी जितनी नीड है उतना ही हमें इन्हें मिट्टी में या सॉइल में मिक्सअप करना चाहिए, अदरवाइज़ इन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद है हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अब लैंड जो है वो किस तरीके से डिवाइड थी पालमपुर के फार्मर्स के बीच में। यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। आपको पता है, डू यू नो कि फार्मिंग जो लैंड है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर farming. Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. And आपको पता है, जो बच्चे गांव से बिलोंग करते होंगे उन्हें पता होगा कि गांव में हर एक व्यक्ति के पास लैंड नहीं होती है फार्मिंग के लिए, और कुछ लोग एज अ लेबरर दूसरे की फार्मिंग लैंड पर काम
करते हैं। तो सेम यही सिचुएशन पालमपुर में भी थी। यहाँ पर जो 1/3 लोग हैं 450 फैमिलीज़ के, वो लैंडलेस थे, यानी 150 फैमिलीज़ जो थी उनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, और वो लोग दलित्स थे मोस्टली, एंड उनके पास कोई कल्टीवेशन लैंड नहीं थी, वो दूसरों की लैंड पर एज अ लेबरर काम करते थे। मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स दैट आर क्विट लार्ज इन साइज। Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. A few of the large farmers have land extending over 10 hectare or more. अब ये देखो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि लार्ज साइज में जो लैंड के प्लॉट है वो कुछ ही लोगों के पास थे। 60 फैमिलीज जो है मीडियम फैमिली से थी। लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, ठीक है, और लार्ज फार्मर्स हैव लैंड जो है एक्सटेंडिंग 10 हेक्टेयर और मोर। बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन थी। जो मीडियम थे उनके पास में 2 हेक्टेयर्स तक थी, और मोस्टली 150 फैमिलीज जो थी उनके पास लैंड थी ही नहीं। अब यहाँ देखो घर भी दिखाए हैं, ये स्मॉल फार्मर्स का घर है, ये स्मॉल फार्मर का घर है, और ये लार्जर फार्मर का घर दिखाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मेजर क्रॉप एरिया हमारे इंडिया में कौन कौन से हैं ये भी देख लो बच्चों एक बार। राइस जो है ये आपको ग्रीन वाला एरिया, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये आपका जैसे कि ये उत्तर प्रदेश है, ये आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सॉरी उड़ीसा, ठीक है, और वेस्ट बंगाल, आपका छत्तीसगढ़, आपका ये बिहार और झारखंड, ठीक है, ये वाले एरिया में सारा यहाँ पे राइस ग्रो किया जा रहा है। और ये आपका देखो ये असम वाला एरिया है, यहाँ भी राइस ग्रो किया जा रहा है, लाइट एरिया जो दिख रहा है। उसके बाद आपका वीट देखो, वीट कहाँ कहाँ ग्रो हो रहा है। वीट आपका पंजाब में, हरियाणा में, और आपके मध्य प्रदेश का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर, ठीक है, इन जगहों पर राइस ग्रो किया जा रहा है। फिर उसके बाद में बाजरा देखो, बाजरा मेनली राजस्थान में ग्रो किया जा रहा है, और आपका गुजरात का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर ग्रो किया जा रहा है। तो ये एरियाज़ दिखाए हुए हैं जहाँ पर आपको वेजिटेशन देखो, राइस वाला एरिया आपको साउथ में मोस्टली नज़र आ रहा है, और जो बीच में येलो एरिया महाराष्ट्र वाला वहाँ आपको ज्वार, सॉरी महाराष्ट्र नहीं मध्य प्रदेश है, कुछ एरिया तेलंगाना का है, कुछ एरिया महाराष्ट्र का है, कुछ एरिया कर्नाटक का है, यहाँ पर ज्वार ग्रो किया जा रहा है। और जहाँ पर आपको ये बिल्कुल लाइट कलर दिख रहा है, ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस एरिया में जो है ये वाला एरिया, इस एरिया में बहुत ही कम वेजिटेशन ग्रो हो पा रही है ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल, ड्यू टू डेजर्ट एरिया, इनकी वजह से यहाँ पर बहुत कम वेजिटेशन देखने को मिल रही है। उसके बाद है हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब लेबर जो है वो कौन प्रोवाइड करता है। आफ्टर द लैंड लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। अब बच्चों हमने लैंड की बात कर ली कि लैंड हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड की गई है लोगों के बीच में विलेजेस में। अब हम बात करेंगे लेबर की। फार्मिंग रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड्स, thus they provide the labor required for farming themselves. Medium and large farmer hire farm laborers to work on their फील्ड्स। अब बच्चों आपको पता है कि जो गरीब किसान होता है जिसके पास बहुत छोटी सी लैंड है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी फैमिली के लोगों को ही इन्वॉल्व करेगा फार्मिंग के लिए। लेकिन जो बड़े फार्मर्स होते हैं, बिग फार्मर्स होते हैं, अपने 6th क्लास में भी पढ़ा था, तो वो लोग क्या करते हैं, जो छोटे फार्मर्स हैं उनको अपनी लैंड पर एज अ लेबरर काम करवाते हैं और बदले में उनको उनकी वेजेस दे देते हैं। अब यहाँ पे वर्किंग इन इंडिया जो परसेंटेज दिखाया हुआ है वो है, इंडिया में जो दिखाया है वो 48,631, ऑस्ट्रेलिया में 14,000। ये जो डेटा है ये आपका, इसमें ये नहीं बताया है कि ये कब का है, इन्होंने एक डेटा बना के दिखाया हुआ है। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब देखो हमने किस किस की बात की, हमने बच्चों, हमने लैंड की बात की, हमने लेबर की बात की, अब कैपिटल की बात हो रही है, ठीक है। The modern farming method require a great deal of capital so that the farmer now needs more money than before। यानी कि अगर आपको बहुत अच्छी फार्मिंग करनी है तो आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। अब आपको मान लो कि टूल्स खरीदने हैं, मशीन खरीदने, इस तरह के फिक्स्ड कैपिटल खरीदने हैं, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। जो स्मॉल फार्मर है उसको दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स। अब ये कहाँ से बोरो करेंगे, जो बड़े किसान हैं उनसे
मनी लेंडर्स जो गांव में हैं या ट्रेडर्स हैं उनसे। ये क्वेश्चन आता है कि जो गांव में स्मॉल फार्मर्स हैं वो अपना जो मनी है वो कहाँ से बोरो करते हैं, तो किससे करते हैं, एक तो मनी लेंडर, दूसरा लार्ज फार्मर, ये नोट करना है आपको नोटबुक में, और तीसरा है ट्रेडर, यहाँ लिख देती हूँ ट्रेडर। ठीक है, तो ये 3 लोग हैं, इनसे ये पैसा बोरो करते हैं गांव में अपनी फिक्स्ड कैपिटल या वर्किंग कैपिटल के लिए। ठीक है, और ये लोन जो है ये बहुत रेट हाई इंटरेस्ट पर, यानी कि मान लो अगर कोई व्यक्ति 20,000 का कर्ज ले रहा है तो उसको 7% 6% पे हर महीने उसका ब्याज देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा, और उनके लिए ये बहुत स्ट्रेस वाला काम होता है उस लोन को वापस करना। तो ऐसे में जो बड़े किसान होते हैं वो क्या करते हैं, जब स्मॉल फार्मर उनका लोन वापस नहीं कर पाते तो बदले में वो उनसे उनकी लैंड ले लेते हैं, या उन्हें कहते हैं कि तुम हमें अपनी जो फसल है या क्रॉप है उसको बहुत ही कम दामों पर हमें ही सेल करो। तो इस तरीके से जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, और कई बार वो इतना ज़्यादा जो है डेब्ट ट्रैप यानी कि जो जाल होता है लोन लेने का उसमें फंसते चले जाते हैं, और लास्ट में वो अपनी इज्जत बचाने के लिए इन इंडिया क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ये बच्चों रियल सिचुएशन है हमारी कंट्री के किसानों की। उसके बाद सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में जो है इसका मैं वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगी, एक और पार्ट 2। अभी जितना मैंने बनाया है तो आप उसको देखिए ध्यान से, उसको समझिए, और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको नोटबुक अपनी फेयर कॉपी में क्लास वर्क कॉपी में नोट करिए। फिर ये इसका जो पार्ट 2 है वो भी मैं आपको यूट्यूब पे सेंड कर दूँगी। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ।